नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर, बागियों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है कांग्रेस। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका दाखिल की। आदित्य सिंह और राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। सदस्यता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कांग्रेस पार्टी ने, और कोर्ट ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को इसके लिए नोटिस भी जारी किया है। 14 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम दे रहे हैं आपको। बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई। एमएलए राकेश प्रताप सिंह और एमएलए आदित्य सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई है। बागियों के खिलाफ कांग्रेस पहुंच गई है हाईकोर्ट, और उसने इन दोनों ही एमएलए की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। और हाईकोर्ट ने विधानसभा के सचिव को इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। जुलाई में अब इस मामले की सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आदित्य सिंह और राकेश प्रताप सिंह दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग कांग्रेस पार्टी की, और इसके लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। आदित्य सिंह रायबरेली सदर से विधायक हैं। राकेश प्रताप सिंह हरचंदपुर रायबरेली से विधायक हैं। दोनों ही रायबरेली से विधायक हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, और दोनों की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। चूंकि कांग्रेस ने पिटीशन दाखिल करके हाईकोर्ट में कहा है कि ये दोनों बागी हैं और इनकी सदस्यता कांग्रेस के टिकट पर, चूंकि इन्होंने चुनाव लड़कर सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए वो रद्द हो। दोनों ही विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो विधानसभा के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है, और 14 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी कोर्ट में। अब क्या होता है, इन दो विधायकों की सदस्यता रद्द होती है कि नहीं होती है, हाईकोर्ट क्या इस पर रुख अख्तियार करता है, ये देखना बहुत बहुत दिलचस्प कांग्रेस पार्टी के लिए भी और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ हुई हैं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और विधायक आराधना मिश्रा जी। आराधना जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस को क्यों कोर्ट जाना पड़ा और क्या कहा है कोर्ट में आपने? देखिए, हमारी पिटीशन थी दिनेश सिंह एमएलसी, राकेश सिंह एमएलए और आदित्य सिंह एमएलए, इनके खिलाफ पिटीशन थी कि इस पे अभी तक हमने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए अंडर शेड्यूल 10 माननीय अध्यक्ष विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की थी, और एक लंबे समय से इस पे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो एक जजमेंट है जस्टिस नरीमन का मणिपुर के मामले में, उसको कोर्ट करते हुए हम हाईकोर्ट गए हैं कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय हो जाए कोर्ट का। जी, तो आज डेट थी जिसमें हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं प्रमुख सचिव विधानसभा को और अध्यक्ष जी को कि इसमें जल्द से अगली तारीख उन्होंने लगाई है इसमें 14 जुलाई। क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से आराधना जी? हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, क्योंकि वो टाइम बाउंड जजमेंट है। विद इन 3 मंथ्स उसमें क्लियर है कि विद इन 3 मंथ्स आपको अपना विधानसभा के अध्यक्ष को अपना जो भी निर्णय है वो सुनाना है, और ये लगातार ये मामला टलता चला आ रहा है। तो क्यों टलता जा रहा है? आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, टल क्यों रहा है? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती हूँ। अगर इसका जवाब मिला होता तो शायद हम हाईकोर्ट ना जाते, पर हमें लगातार हमारे रिमाइंडर्स के बाद भी अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। जी आराधना जी, हम हाईकोर्ट गए और हमें अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है। जी आराधना जी, ये मोड़ आ गया कि वो दो विधायक जो आपकी पार्टी के एमएलए थे, आपकी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा, उन दोनों की सदस्यता रद्द करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये कितना दुखद है एक लेजिस्लेटिव लीडर के लिहाज से आपके लिए? नहीं दुखद, ये निर्णय तो उनका था कि जो भी चुन करके आता है, पार्टी अपनी आस्था व्यक्त करती है किसी व्यक्ति में और विश्वास के साथ ही उसको अपना सिंबल देती है।
आप उस पार्टी के, कांग्रेस के नाम पर जीत के आए हैं, कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आए हैं। और यदि अगर आप बीच में जब पार्टी के एंटी पार्टी एक्टिविटीज करने लगे तो उसके तब आपके सामने पार्टी के सामने भी कोई विकल्प नहीं रह जाता है। आराधना जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, आज जो प्रोसीडिंग्स हुई है हाई कोर्ट में कांग्रेस की पिटीशन पर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये बिल्कुल अब साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि उससे अगर असेंबली में विधायक कम होते हैं तो कम हो जाए, विधान परिषद में अगर सदस्य कम होते हैं तो कम हो जाए। तकनीकी रूप से अभी तक कांग्रेस के विधानसभा में 7 सदस्य है और विधान परिषद में 2 सदस्य हैं। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह को लंबे समय से पहले से ही वो बीजेपी की सदस्यता करने को चुके और 1.5 साल से उनका मामला अटका हुआ था। एक हफ्ता पहले उनके लिए पहले कांग्रेस हाई कोर्ट गई और आज वहां सुनवाई थी। उस पर अब कांग्रेस ने कहा है कि 16 जुलाई को फाइनल हियरिंग होगी, यानी अगर विधान परिषद के सदस्य उनकी सदस्यता रद्द नहीं करते हैं तो हाईकोर्ट को ये पावर है, वो उनकी सदस्यता रद्द कर सकती है। ठीक है, आज इसी कड़ी में अदिति सिंह लंबे समय से जो बगावती तेवर अपना रही थी उनके खिलाफ और राकेश प्रताप सिंह जो दिनेश प्रताप सिंह के भाई हैं, उन दोनों के खिलाफ अब कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई है। 14 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के खाते में गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के तहत 418 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। इस भुगतान के साथ साथ योगी सरकार ने अब गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा बकाये भुगतान का रिकॉर्ड बना दिया है। पहले कोरोना का वार, उस पर मौसम की मार और फिर बढ़ती महंगाई। ऐसी ही तमाम समस्याओं से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत की सौगात देते हुए गन्ना किसानों का 418 करोड़ रुपए बकाया का ऑनलाइन भुगतान कर दिया। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों की बकाया राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी। इस भुगतान के साथ ही योगी सरकार ने सबसे तेजी से गन्ना किसानों का 1 लाख करोड़ रुपया बकाया भुगतान करने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। और हम लोगों ने तय किया कि कोई भी चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे और मैं अभिनंदन करूंगा अपने किसान बंधुओं का, जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ शासन की व्यवस्था में सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 100% गन्ना की पेराई करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि अब तक गन्ना किसानों के खाते में पहुंचाने में हमें मदद मिली है। अपने 3 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने अब तक गन्ना किसानों का कुल 1,325 करोड़ बकाया का भुगतान किया है, जो कोई भी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर सकी थी। योगी सरकार ने 2017 से 2020 तक कुल 47,20,000 गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया है। साल 2014 से 2016 तक गन्ना किसानों को 53,367 करोड़ का भुगतान हुआ था, जबकि पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल में गन्ना किसानों का सिर्फ 95,215 करोड़ का ही भुगतान किया जा सका था। कि हमने गन्ना पेराई का कार्य कर लिया है। गन्ना पेराई के साथ अब गन्ना मूल्य का भुगतान भी होना है, यह भी हम करने की दिशा में बढ़े हैं। मुझे लगता है कि हम लोग 1,05,000 करोड़ के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रहे हैं। अब कुल 15,000 करोड़ रुपए बाकी रहेगा, ये भी हम अगले कुछ महीनों के अंदर इस गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के गन्ना किसानों से बातचीत की, जिसमें किसानों ने मुख्यमंत्री से उनके इस कदम के लिए आभार व्यक्त किया। बातचीत के दौरान सीएम योगी ने गन्ना किसानों को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने बकाये को लेकर पूरी तरह निश्चिंत रहे। यूपी में करीब 48 लाख गन्ना किसान हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश की 119 चीनी मिलें चलती रही, क्योंकि हर मिल से
8 से 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है और इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के साथ साथ चीनी उत्पादन में भी देश में पहले पायदान पर है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा ने 2 दिन पहले यानी गुरुवार को बस्ती में एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के फर्जीवाड़े की खबर आपको दिखाई थी और अब उसी देशराज नारंग इंटर कॉलेज में फर्जीवाड़े का नया मामला सामने आ गया है। वहां पर तैनात 5 टीचर्स पर टीईटी की फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने का खुलासा हुआ है। राकेश वर्मा शिक्षक बस्ती के इंटर कॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ है और सुनील कुमार ये भी टीचर है बस्ती के इंटर कॉलेज में, इनके नाम पर भी फर्जीवाड़ा। प्रिंसिपल के पद पर फर्जी नियुक्ति, ये मामला हमने आपको दिखाया था। 2014 में 5 की देशराज, ये देखिए मंजू देवी शिक्षिका, 5 नाम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इन सभी को बर्खास्त कर दिया है। 5 पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने का मामला। 2014 में 5 की देशराज नारंग इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी। अब इन सभी के खिलाफ वेतन वसूली की कार्रवाई होगी। रमेश चंद्र सिंह प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल के पद पर फर्जी नियुक्ति इनकी बस्ती के इंटर कॉलेज में। इनका पहले ही मामला सामने आ चुका है। 2008 में नियुक्ति देशराज नारंग इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर हुई, लेकिन प्रिंसिपल पर भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्ति लेने का आरोप है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी सेक्शन से अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के बाद एक शिक्षक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल बन बैठा। यह मामला बस्ती के देशराज नारंग इंटर कॉलेज का है। में कार्यरत रहे हैं, वहां से शैक्षिक सेवानिवृत्ति इनके द्वारा ली गई और जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उसने पेंशन प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया कि ये प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत रहे और प्राइमरी टीचर का ही पेंशन भी प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में आया तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि अगर आप जो प्राइमरी की टीचर पे ही रहे हैं तो आप पीजी टीचर कैसे रहे हैं और किस आधार पर आपको चयन बोर्ड में पीजी टीचर का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। बड़ी खबर, मऊ में फर्जी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और सामने आया अनामिका शुक्ला ही जैसा मामला। रंभा पांडे नाम की टीचर फर्जी मिली है। ममता राय के नाम पर यह नौकरी कर रही थी। साल 2000 से नौकरी कर रही थी रंभा पांडे। एक और नया मामला फर्जी टीचर का। राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ है। राहुल, और ज्यादा डिटेल्स दें हमारे दर्शकों को इस फर्जीवाड़े के बारे में। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मामला मऊ के थाना हल्दरपुर के अंतर्गत एक मुबारकपुर गांव है, जहां पर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में ये सन 2000 से शिक्षण का कार्य कर रही थी। जैसा कि ये जिलाधिकारी महोदय ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया है। ये बताया जाता है कि ये महाराजगंज जिले से अपने आप को ट्रांसफर होके आना यहाँ पे बताती हैं और जब इनके बारे में जो जानकारी ली गई और जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराना शुरू किया तो ये फिलहाल तो अपने स्कूल से ही फरार नजर आई और इन्हें 3 बार नोटिस भेजा गया कि आकर आप अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं उससे सत्यापित करावें। लेकिन रंभा पांडे जो कि ममता राय के नाम पे उस जगह पे कार्य करती थी, वह एकदम जिलाधिकारी और समक्ष अधिकारियों के सामने प्रस्तुत नहीं हुई, जिसके बाद इनके खिलाफ आज एफआईआर करने का आदेश दे दिया जिलाधिकारी ने और इन्होंने जब अब तक जितनी सैलरी उठाई है उसके रिकवरी का आदेश दे दिया गया है। इस संदर्भ में जब हम राहुल, इधर मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण के चलते एसएसपी ऑफिस को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसके चलते जिला अदालत और उत्तर रेलवे का मंडल कार्यालय भी बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर ने मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऑफिस को भी अपनी चपेट में ले लिया है और यही वजह है कि इस ऑफिस को फिलहाल 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया।
दफ्तर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले मुरादाबाद जिला न्यायालय में 2 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पाए गए थे, जिनका एसएसपी कार्यालय में आना जाना होता था, और यही वजह है कि इस दफ्तर में खास तरह की सुरक्षा बरती गई है। अब अभी तो ये मुझे ये बताया कि अभी सैनिटाइज होगा, तो इसलिए अभी इसको बंद कर दिया जाए फिलहाल, और फिलहाल तो कह रहे थे कि मंडे को खुलेगा। आपको बता दें कि मुरादाबाद में लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद जहां 53 हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं, वहीं मुख्य बाजारों को भी बंद करा दिया गया है। हॉटस्पॉट इलाकों का चप्पा चप्पा सील कर दिया गया। जिला अदालत सील होने से अब फरियादियों को ऑनलाइन शिकायत करनी होगी, ताकि उनकी शिकायतों का निस्तारण समय से संभव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर बुलंदशहर में VIIT-1 हॉस्पिटल में मरीजों के वायरल वीडियो का असर हुआ है। बदहाली का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की नींद खुली है और अस्पताल में तत्काल प्रभाव से उचित रखरखाव का निर्देश भी दिया गया है। बुलंदशहर के इस हॉस्पिटल के अंदर का यही वो वीडियो है जिसमें मरीजों ने यहां की बदहाली को कैद किया था और उसे अपने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 4 किलोमीटर दूर से बात कर रहे हैं, कोई पास आने को तैयार नहीं है। लगी है इसमें अंदर सफाई ना देखो, ये कोरोना पॉजिटिव वाले व्यक्ति कह रहे हैं। रास्ता जब से आए कल से, ये कल के आए हुए हैं, ना इन्हें खाना दिया गया ना पानी दिया गया। ऐसा वैसे मर जाएंगे साले, पॉजिटिव भी ना हो तो वैसे पॉजिटिव हो जाएंगे हम। ये जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश VVIT कॉलेज है, ये रहा। ये सभी लोग अपने कमरे में एकांत से बैठे हुए थे। जब इनके को परेशानी होने लगी तभी ये अपने कमरे से बाहर आए हैं। ये 2.5 साल की बच्ची है, इसे कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया इसने, सुबह से भूखी है। वीडियो में मरीजों ने साफ सफाई को लेकर, पानी की आपूर्ति और खान पान तक में बदहाली की शिकायत की थी। ये वीडियो जब प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा, उसके बाद जिलाधिकारी ने खुद अस्पताल का दौरा किया और यहां उचित देखरेख का निर्देश दिया। एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था कुछ लोगों द्वारा, जिसमें कहा गया था कि यहाँ पे खाने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वीडियो में 2 आदमी उधर से खाना लेके आ रहा है और वो बता रहा है कि 1 बज रहे हैं। फिर बताया गया कि खाना बहुत लेट है, 3 बज रहा है, नाश्ता नहीं दिया गया। तो पूछताछ की गई, कंप्लेंट सत्य निकला और तत्काल प्रभाव से हमने एक नए यंग अधिकारी को यहाँ का नोडल बनाया है और कल से हम खाना पीना, साफ सफाई और अन्य जो सुविधाएं हैं, हेल्थ पर्सनल का विजिट इत्यादि सुनिश्चित करेंगे। और किसी भी, हमारी पूरी कोशिश पहले भी रही है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिला प्रशासन ने यहाँ खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर दिया है और दूसरी एजेंसीज को ठेका देने का फैसला लिया ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। डीएम के इस तत्काल आदेश की हर तरफ सराहना हो रही। सच है, प्रशासन अगर हर शिकायत की इसी तरह से मुस्तैदी से पड़ताल करे और उसके खिलाफ एक्शन ले तो मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। बुलंदशहर से अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ में 3 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। सुल्तानपुर में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए और वाराणसी में 7 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। फिरोजाबाद में 5 नए मरीज सामने आए हैं। फतेहपुर में 6 नए मामले सामने आए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आंकड़े ताजा हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी में 7 नए मामले, बड़ी खबर सर्वदलीय बैठक से इस वक्त हमारे पास है। सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने पूछा है कि क्या सरकार को सैटेलाइट तस्वीरें नहीं मिलती, क्या खुफिया तंत्र नाकाम रहा है गलवान घाटी में। ये सवाल पूछा है सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से। क्या सरकार को सैटेलाइट तस्वीरें नहीं मिलती, क्या खुफिया तंत्र नाकाम रहा है गलवान घाटी में, किस दिन लद्दाख में घुसपैठ हुई
अविनाश तिवारी हमारे साथ है। अविनाश, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो अभी ये बैठक चल रही है और तमाम सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। अगर पहले शुरुआत की बात करें तो शुरुआत सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके की वहां पे अभी सिचुएशन है और क्या जो है मिलिट्री का फेस ऑफ पॉइंट है। इसके साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी तरफ से ब्रीफिंग की कि डिप्लोमेटिक स्तर पर किस तरीके की बातचीत हुई है और किस तरीके की बातचीत अभी चल रही है। अब पीएम यानी कि पीएम सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें एक एक करके तमाम सारे नेता अपनी बात रख रहे हैं। अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से ब्रीफिंग में ये जरूर कहा है, उन्होंने कहा कि क्या सरकार मानती है कि वहां पे जिस प्रकार से चीनी सैनिक पहले आ गए, हमारे सैनिक बाद में पहुंचे, ये इंटेलिजेंस फेलियर है एक तरीके से। इसके साथ साथ सोनिया गांधी ने एक बात और महत्वपूर्ण कही है कि इस वक्त सभी लोग एकजुट हैं और पूरे देश के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी सेना के साथ खड़ी हुई है और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सेना युद्ध के लिए तैयार है या नहीं, ये भी बात अपनी तरफ से उन्होंने कही। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर इस तरीके की वार्ता होनी चाहिए जिससे कि चीजें क्लियर होती रहे। इसके साथ साथ अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात, तो एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने भी अपनी ओर से कहा है, क्योंकि चाइना और इसके साथ साथ जो भारत है उसके बीच में एक समझौता है एलएसी को लेकर। इसके साथ साथ शरद पवार ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते। शुक्रिया आपका अविनाश। ये सवाल है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी की सरकार से। और इस बड़ी खबर के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का।